प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अवधि के नहीं समझा गया तो लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत ही कठिन है। आज शासन में सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के संविधान को एक उपहार के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक पार्टियां पारिवारिक होती जा रही है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्री आदि उपस्थित थे। राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। आज के दिन का समय से भारतीय जनमानस गाना करता है। आज के दिन का केवल संविधान दिवस ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्रजातंत्र वाले देश भर पर हुए अत्यंत क्रूर उग्रवादी हमले का दिन भी है। वर्ष 2008 में ठीक आज के दिन 26 नवंबर में हुई मुंबई शहर दहल उठा था। हमला पर होकर आज 13 वर्ष पूर्ण है। आज के दिन याद करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुंबई आतंकी हमले का अग्र शहीदी 2 प्रति भवनीय श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज से 13 वर्ष पूर्व 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाए उन सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना संदेश अपने ट्विटर खाते से भी जारी किया है। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा कि जो सुरक्षाकर्मी आदि अपनी सेवाएं निभाते हुए अपने प्राण गंवाए, मैं उनके त्याग, समर्पण एवं बलिदान के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। देश की जनता की भी यह त्याग को कभी विस्मृत नहीं करेगी। हैदराबाद के राजभवन में आयोजित 72 से संविधान दिवस समारोह राज्यपाल तमिलिसई से तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र, मंत्री केटीआर तलसीना, प्रशांत रेड्डी तथा सत्यवती राठौर भाग लिए। राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन ने इस अवसर पर कहा कि संविधान के कारण ही आज देश पूरी तरह से मजबूत है। उन्होंने बताया कि देश बीते 7 दशकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। राज्यपाल ने राज्य की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना महामारी अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हर कोई टीकों की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लें,
जिससे कोरोना का खतरा जल्द से जल्द समाप्त हो सके। Before that, they have discussed and debated thousands of amendments to previous drafts. By celebrating this Constitution Day, we are paying rich tributes to the memory and contribution of the members of the Constituent Assembly. Our Constitution is the main source for the country's strong unity, integrity in its unique diversity. For more than 7 decades, despite many challenges, Indian Constitution proved to be supreme in ensuring the country's rock-solid democratic foundation. I thank the decision of our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and his cabinet for initiating to celebrate November 26th as Constitution Day since 2015. Here, I would like to quote the call of our Honorable Prime Minister, friends. Our Constitution has many special features, but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. On this auspicious occasion, let us all rededicate ourselves to the cause of upholding the ideals, rights, and values enshrined in the Indian Constitution and strive to create a strong, secure, sustainable, prosperous, and self-reliant India. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान दिवस अवसर पर कहा कि सरकार आती सकती है और जा सकती है, लेकिन प्रजातंत्र और प्राथमिक अधिकार यथावत बने रहते हैं। आज उन्होंने एमएल फॉर्म में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानवता का संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने, प्रजातंत्र की जीत और देश के विकास की कामना की थी। आज उन्हीं की पहल से हम सब स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। यदि अंबेडकर ने भारतीयता की विचारधारा से हटकर काम किया होता तो देश को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ता। अंबेडकर में देश के प्रति समर्पण एवं त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसे कोई भारतीय कभी भुला नहीं सकता। And all these stalwarts had a very intense deliberations for a long time, and then this constitution came into existence. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक समता मूलक देश, and he emphasized on equality. He emphasized that we should have a nation, a state, where there is given an equal opportunity to everybody. The democracy should flourish, should grow with the participation of everybody. And for that, and the development should take place. बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये भारत हमारा कैसा भारत होगा और किस तरीके से हम इस समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत जोर इस बात का भी दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड, और फंडामेंटल राइट्स पर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए, एंड वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट्स में कम, गवर्नमेंट्स में गो, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी शुड फ्लरिश, एंड दैट पावर वी हैव गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which was enunciated and drafted by Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar. We remember this day as Constitution Day, and we also remember Dr. Bhimrao Ambedkar for that. हैदराबाद नगर के पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यकारी की बैठक आयोजित हो गई है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की जन समस्याओं के साथ साथ भावी कार्य नीतियों पर आदि चर्चा हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय की अध्यक्षता में पुराने शहर के महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। आज पहले दिन बंडी संजय ने राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक की।
इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता राजा सिंह, डी.के. अरुणा, डॉक्टर के. लक्ष्मण, पी. विजयशांति, विवेक, महासचिव इंद्रसेना रेड्डी, सांसद सोयम बापूराव उपस्थित हुए। इस बैठक के पूर्व राष्ट्रीय संविधान दिवस के संदर्भ में बंडी संजय ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर फूलमाला डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान दिवस के महत्व पर अपना विचार व्यक्त किए। महबूबनगर स्थानीय एमएलसी कोटे के अंकात किशन रेड्डी, नारायण रेड्डी तथा कुचुकुला दामोदर रेड्डी निर्विरोध रूप से स्वर समिति के साथ निर्वाचित हुए। विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी वेंकट राव ने आधिकारिक रूप से की। महबूबनगर स्थानीय कोटे के अंतर्गत 2 एमएलसी स्थानों के लिए कुल 10 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से 6 लोगों के नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी ने तिरस्कृत कर दिया। इसके अलावा और एक स्वतंत्र उम्मीदवार सुधाकर रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। साथ ही अन्य 2 लोगों ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिससे दोनों एमएलसी स्थानों को टीआरएस पार्टी ने सर्वसम्मति से अपनी झोली में डाल लिया। संविधान दिवस समारोह की उस्मानिया तथा तेलंगाना विश्वविद्यालयों के डीन, फैकल्टी ऑफ तथा दक्षिण भारत राजनीतिक सहयोग कार्यवाही समिति चेयरमैन प्रोफेसर गाली विनोद कुमार ने अपनी कार्यकाल में आयोजित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर गाली विनोद कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 130 के अनुसार देश भर में उत्तर पूर्वी राज्यों में कोलकाता को, दक्षिण भारत देश के लिए चेन्नई या हैदराबाद में, उत्तर भारत को दिल्ली में तथा मध्य भारत के लिए मुंबई में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालयों में सभी वर्गों के लोगों को अवसर उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा के नाम पत्र लिखे हैं। उन्होंने इस पत्र को इसी संदर्भ में जारी किया। प्रोफेसर विनोद कुमार ने कहा कि इस दिशा में मुख्य न्यायाधीश महोदय राष्ट्रपति से संपर्क कर तत्काल उच्चतम न्यायालय की पीठों को आरंभ करने के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सामान्य आदमी को भी उच्चतम न्यायालयों की सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालयों में एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं के लिए भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। అనే పుస్తకాన్ని ఈ లేఖకు జత చేస్తూ ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఏదైతే మేము రెజల్యూషన్ తీసుకున్నామో ఆ రెజల్యూషన్ ఏంటంటే ఈ దేశంలో కనీసం ఒక 4 సుప్రీంకోర్టు రీజనల్ బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయాలి, అలాగే ఉన్నత న్యాయస్థానంలో రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయాలి, అన్ని వర్గాలకి సత్వర న్యాయము, సమన్యాయము, సామాజిక న్యాయము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న భారత రాజ్యాంగ లక్ష్యాలు నెరవేరాలని చెప్పేసి వారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు గౌరవనీయులు ఖచ్చితంగా ఈ లేఖపై స్పందిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. తప్పకుండా ఈ దేశంలో సుప్రీంకోర్టు రీజనల్ బెంచ్లు ఏర్పాటు చేసేసి అట్లాగే ఉన్నత న్యాయస్థానాల్లో రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేసేసి కల్పించి అన్ని వర్గాలకు ఉన్నత న్యాయస్థానాలని న్యాయం జరిగే విధంగా కృషి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. सिकंदराबाद स्टेशन की वार्षिक जांच का अंकात दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजनाथ माल्या ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर एक नवनिर्मित पार्सल द्वार का उद्घाटन किया। सिकंदराबाद वाड़ी सेक्शनों की जांच के अंतर्गत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किए महाप्रबंधक गजानन माल्या ने स्टेशनों को और अधिक विकसित करने की योजनाओं पर सिकंदराबाद के डीआरएम ए.के. गुप्ता के साथ चर्चा की है। इस कार्यक्रम में स्टेशन के उच्च एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य सभी रेलवे विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी आदि उपस्थित थे। परसों तक तो गरमागरम तथा वर्तमान समय का सचिव रूप से तेलंगाना की राजनीति से प्रभावित कर रहा एक ही मुद्दा जो दिन प्रतिदिन लंबित पड़ता जा रहा है वह है बेरोजगारी का मुद्दा। यह ऐसा होता तो तेलंगाना में रोजगार भत्तियों के मामले और कुछ समय लगने की परिस्थितियां नजर आ रही हैं।
राज्य में नए रोजगारों की अधिसूचना अगले जनवरी माह में जारी करना हो तो दिसंबर माह के भीतर ही नए जिलों के अनुसार रोजगार आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। कर्मचारी संघों का कहना है कि रोजगारों के आवंटन में अधिक समय लग सकता है। उनका कहना है कि इस कारण ही रोजगार अधिसूचना जारी करने में और अधिक समय लगने की संभावनाएं नजर आ रही है। कर्मचारी संघों का कहना है कि कैडर स्ट्रेंथ की जानकारी मिलने के बाद ही रिक्त स्थानों की संख्या और बढ़ने की संभावनाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय स्तर पर संग्रहित किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 86,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह ऐसा हो तो इन्हीं आंकड़ों के अनुसार फिर एक बार इसकी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया पूर्ण होती है तो मात्र एक सप्ताह में विविध विभागों के रिक्त पदों की स्पष्टता प्रकाशित में आ जाएगी। यह ऐसा हो तो कुछ पदों को तात्कालिक रूप से समाप्त करने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। जिन जिन विभागों में भर्तियां किए जाने की संभावनाओं के पद हैं उन पर दृष्टि डालें तो स्कूल असिस्टेंट के 1,694, भाषा पंडित के 1,211, खेलकूद अध्यापकों के 458 पद, एसजीटी के 8,862 पद, गृह विभाग में 21,507 पद, उच्च शिक्षा विभाग में 3,825 पद, जनजातीय कल्याण विभाग में 1,700 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 10,048 पद तथा अन्य विभागों के अलग अलग आंकड़ों के अनुसार संख्या अलग अलग है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। आंध्र प्रदेश के मंत्री पेन्नी नानी ने फिर एक बार नारा चंद्रबाबू नायडू पर भड़के। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति जाकर जनता की समस्या सुने बिना वहां ड्रामा चलाया है। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री पेरनी नानी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी तकलीफें सुनने के बजाय नारा चंद्रबाबू नायडू बाढ़ पीड़ितों को यह सुना रहे हैं कि मेरी पत्नी का नाम लेकर गाली गलौज की गई है और विधानसभा में मेरा अपमान किया गया है। पेरनी नानी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पर मौके को कैसे भुनाना अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू को मौके का इस्तेमाल कर उसे छोड़ देने की भी अच्छी कला आती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ित भी चंद्रबाबू नायडू के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। गाల్లో తిరుగుతాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి, గాల్లో కలిసిపోతాడు, మాట్లాడతాడు. భాషకి వయసుకు తగ్గట్టు మాటలు, 70 దాటామే, 80 పళ్ళు పడుతున్నామే, నీ కొడుకు వయసు ఉన్నటువంటి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఇంత నీచంగా మాట్లాడటం, అసూయ ద్వేషాలతో మాట్లాడటం, అసలు నిలువెల్ల తల వెంట్రుక దగ్గర నుంచి కాలి గోరు వరకు కూడా ఈర్ష్య ద్వేషాలతో రగిలిపోతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మనం ఇవాళ చూస్తున్నాం. మీరేం చేస్తారు? మీరు వరకు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ తిరిగారు? మొత్తం మామూలుగా ఈదుకుంటూ వెళ్ళారేంటి? మొత్తం నదిలో వెళ్ళిపోయి ఆ నదిలో ఈదుకుంటూ వెళ్ళారేంటి? నిన్న చూసాం మన సోకు, మోకాళ్ళలో మొత్తం నీ చుట్టూ ఉన్న మోకాళ్ళలో నీళ్ళు, మోకాళ్ళ కన్నా కింద నీ నీళ్లు, మీరేమో పొలంలో దానికి జాకెట్టు గీకెట్టు, ఏంటి అసలు ఇది? నవ్వుతారని కూడా లేకుండా. మనం వెళ్ళినప్పుడే హెలికాప్టర్లో వెళ్తా, మేస్తా, గిన్నెలు టిఫిన్లు తింటా చేసి వరదల్లో చూసాం మనం. ఎందుకు వెళ్ళాం? ఓదార్పు లేదు, ప్రజలకు ఏం జరిగిందో లేదు, ఏం కావాలి మీకు ప్రభుత్వం నుంచి నేనేమడగనని ఓదార్చి అడిగి ప్రభుత్వానికి ఆ విషయాలు చెప్పాల్సింది పోయి శాపనార్థాలు, కడుపు మంట, ఈర్ష్య, అసలు గ్యాస్తోనే ఈ కడుపు మంటతోనే చచ్చిపోయేట్టున్నారు ఈయన. అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎట్లాగా ఆయనకి చెప్పట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పార్టీ వాళ్ళన్నా చెప్పండి అయ్యా కొంచెం ఆయనకి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడి తెలుగుదేశం పార్టీకి అసలు పుట్టగతులు కూడా లేకుండా చేయొద్దని మీరు బతిమాలుకుంటే గానీ ఆయన మారేటారో మరి అర్థం కావట్లేదు. हाईकोर्ट कुलसुमपुरा पुलिस थाना परिधि में चाकू तथा तलवारों का एक फंक्शन हॉल में कुछ लोगों ने मन्ना ढंग से अपनी करतब दिखाए। इस करतबबाजी में कुछ राउडी शूटरों को शामिल होने की जानकारी मिली है। कुलसुमपुरा पुलिस थाना परिधि में तलवारों के साथ लोगों द्वारा दिखाए गए करतबों के वीडियो सामाजिक माध्यमों पर काफी वायरल हुए हैं। राउडी शीटरों की उपस्थिति के साथ वह भी सार्वजनिक रूप से सरेआम चाकुओं, कटारों तथा तलवारों को हाथ में लिए इन लोगों के करतबों तो छोड़ो, इन करतबों को देखने वाले भी काफ़ी उत्तेजित हुए हैं।
यह सब एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, लेकिन पुलिस कर्मियों का कहना है कि यह सब कराटे जैसे करतब आदि एक समारोह में करना संभव नहीं है। पुलिस की इसी आनाकानी को उजागर करने लोगों ने इन दृश्यों को सामाजिक माध्यमों पर वायरल किए हैं। पुलिस इन वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है। यदि इनमें सही रउडी शीटरों की पहचान हुई तो पुलिस विभाग अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा, इसको इंतजार करते हुए देखना ही होगा। मल्लादेवरपल्ली दुर्गानगर चौरा के समीप एक भीषण घटना घटी। यहाँ एक चलती कार में अचानक आग की लिपट निकलने लगी, जिसे देखते ही देखते पूरी कार जल गई, लेकिन कार के सवार सभी सवारी सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। यहाँ मैलार देवरपल्ली दुर्गानगर चौराहे के समीप कार चलती जा रही थी। उसी कार के चलते उसमें से आग की लपेटें निकलने आरंभ हुई। कार के इंजन से आग की लपेटें निकलते उसे देख सतर्क हुए कार चालक इकबाल ने तत्काल कार को रोक दिया और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकलने को कहा। यात्रियों के कार से बाहर आते ही आग की लपेटें पूरी कार को घेर लिए और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। यदि कार चालक थोड़ी भी लापरवाही करता तो आज एक बड़ी घटना नगर में घटी होती।